हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए उसी श्रृंखला में एक शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथियों के साथ शेयर जरूर करना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करना, वीडियो पूरा ज़रूर देखना। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक आदर्श शिक्षक का मुख्य गुण क्या है। एक आदर्श शिक्षक होने का मुख्य गुण कौन सा है इनमें से? ऑप्शन है आपके सामने कठोरता, धैर्य, निराशा और उदासीनता। आदर्श शिक्षक का मुख्य गुण है दोस्तों धैर्य। शिक्षक हो या स्टूडेंट, धैर्य अर्थात पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। धैर्य होना बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर। तो शिक्षक का मुख्य गुण है यहाँ धैर्य। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है शिक्षा का? नौकरी प्राप्त करना, ज्ञान और व्यक्तित्व का विकास, धन कमाना, समय व्यतीत करना। बिल्कुल, जो शिक्षा का उद्देश्य होता है साथियों, ज्ञान और व्यक्तित्व का विकास अर्थात नॉलेज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट शिक्षा का मुख्य या प्राथमिक उद्देश्य होता है दोस्तों, ज्ञान और व्यक्तित्व का विकास। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि बच्चों को पढ़ाई में रुचि लेने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। बड़ों जो बच्चों की पढ़ाई में रुचि पैदा हो, इसलिए शिक्षक को क्या कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। दोस्तों, कक्षा का जो वातावरण है उसको मित्रवत व्यवहार होना चाहिए और बच्चों के साथ जो बातचीत करने का तरीका है वो बिल्कुल मित्रवत होना चाहिए दोस्तों, ताकि बालक बिना बेझिझक होकर विद्यार्थी एक अध्यापक के सामने अपनी परेशानी को बता सके तथा उसको जो भी पढ़ाई में संबंधित डाउट है उसको क्लियर कर सके दोस्तों। इसलिए एक टीचर का व्यवहार मित्रवत होना चाहिए कक्षा में, ताकि विद्यार्थी बिना किसी झिझक के टीचर से बात कर सके। और पढ़ाई में रुचि लेने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? केवल सख्त नियम लागू करना बिल्कुल नहीं। अगर कक्षा में सख्त नियम लागू होंगे तो बच्चे वैसे टीचर से डरते रहेंगे और टीचर से खुलकर बात करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि नियम की जगह पे होने चाहिए दोस्तों। हर जगह पर नियम नहीं चलते। जहाँ पर नियम की ज़रूरत हो, अनुशासन की ज़रूरत हो, वहाँ पर अनुशासन का प्रयोग करना चाहिए। पढ़ाई को रोचक और रचनात्मक बनाने की बात की गई है। उन्हें डराना, तो छात्रों को डराने धमकाने से ऐसे थोड़ी विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि ले सकते हैं, नहीं ले सकते। पढ़ाई का दबाव बढ़ाना बिल्कुल नहीं। पढ़ाई खुले माइंड से होती है दोस्तों, तो दबाव बढ़ाने से भी रुचि नहीं होगी। जबकि जो छात्रों की रुचि है दोस्तों वह बनेगी आपके जो पढ़ाई को रोचक और रचनात्मक बनाना। बिल्कुल, जो आपकी विषय वस्तु सामग्री है या जिस टॉपिक पर आप पढ़ाने वाले हो उसको अत्यंत रोचक तरीके से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करना, ताकि विद्यार्थी उस विषय वस्तु में अपनी रुचि इंटरेस्ट बना सके और आसानी से रुचिपूर्ण तरीके से उसको पढ़ सके तथा अपने दैनिक जीवन में उतार सके और उस विषय वस्तु को आसानी से समझ सके। यह एक शिक्षक का गुण होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? तो एक शिक्षक को सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? अपनी विषय की जानकारी, छात्रों की सीखने की क्षमता, पाठ्यक्रम की समाप्ति, समय प्रबंधन। बिल्कुल दोस्तों, अपनी विषय की जानकारी भी टीचर को होना चाहिए, संपूर्ण विषय का ज्ञान होना चाहिए। छात्रों की सीखने की क्षमता, बिल्कुल छात्रों की मानसिक योग्यता, आयु वर्ग, जो छात्रों के आयु वर्ग तथा मानसिक योग्यता को ध्यान में रखकर उनके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। जबकि एक जो टीचर पढ़ाता है दोस्तों उसको भी सभी छात्रों की जो सीखने की एबिलिटी या कैपेसिटी क्षमता होती है उसकी नॉलेज होना चाहिए। कमज़ोर विद्यार्थियों को आगे बिठाना चाहिए कक्षा में तथा जो बढ़िया प्रतिभाशाली स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे हैं औसत बालकों को सामने आगे बिठाना चाहिए दोस्तों।
पाठ्यक्रम की समाप्ति, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करवाना एक टीचर की जिम्मेदारी होती है दोस्तों। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट भी होता ही है। लेकिन सबसे पहले चीज़ें छात्रों की सीखने की क्षमता और अपनी विषय की जानकारी। तो यहाँ पर एक शिक्षक को सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, छात्रों की सीखने की क्षमता कितनी है, उसी हिसाब से फिर टीचर विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी में आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? उन्हें बार बार डांटना? बिल्कुल नहीं, डांटने से आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। उनकी उपलब्धियों की सराहना करना हो सकता है। कमजोरियों पर ध्यान देना? बिल्कुल नहीं। अगर विद्यार्थी हर समय छात्र की कमजोरी को बार बार रिपीट करेगा कि तेरे को ये नहीं आता, तू इन भी नहीं कर सकता, तो विद्यार्थी स्वयं को कमजोर महसूस करने लगेगा। प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना? बिल्कुल ये भी है। लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाने की बात है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी उपलब्धियों की सराहना करना। जैसे आपके जो विद्यालय में कुछ प्रतियोगिता आयोजित हुई है, उसमें आपकी कक्षा के विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। माना कि निबंध प्रतियोगिता हुई है, तो आप उस कक्षा के कक्षा टीचर हो, क्लास टीचर हो, और आपके जो बच्चे हैं उन्होंने उस प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो आपकी कक्षा के बच्चों ने प्रथम स्थान या फर्स्ट रैंक हासिल की है और उसको जो जिला कलेक्टर के द्वारा सम्मानित किया गया है दोस्तों। माना कि तो जिला कलेक्टर के द्वारा उसको पुरस्कृत किया गया है, तो बच्चे को पुनर्बलन मिला, मतलब जो उसको काम करने पर उसको जो पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट जो मिला, तो अगली बार बच्चा अच्छा, कुछ इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेगा दोस्तों। इसीलिए जब अगर आप बार बार कभी भी जो अपने विद्यालय में उस बच्चे की जो उपलब्धि के बारे में बात करेंगे, तो अपने आप उस बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा दोस्तों, और भी विद्यार्थी उसकी तरह मेहनत करेंगे और कक्षा में प्रथम स्थान या फिर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाने की कोशिश करेंगे। तो आत्मविश्वास बढ़ाने में उपलब्धि की बार बार सराहना की जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन, शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो प्रभावी या इफेक्टिव बनाने के लिए केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देना, छात्रों की रुचि को समझना, छात्रों को सख्ती से अनुशासन में रखना, केवल किताब पर निर्भर। भाई केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देना? बिल्कुल नहीं। पाठ्यक्रम पर ध्यान दिया ही जाता है, लेकिन कहा जाता है कि शैक्षिक क्रियाओं के साथ साथ शैक्षिक क्रियाएं कि विद्यार्थी स्कूल में कुछ प्रतियोगिता हो रही है, खेलकूद प्रतियोगिता, उनमें भी विद्यार्थी को भाग लेने के लिए, कुछ बालकों के लिए क्रिकेट की प्रतियोगिताएं, फुटबॉल, हॉकी की प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, गर्ल्स के लिए रंगोली प्रतियोगिता, उनमें भी विद्यार्थी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। छात्रों की रुचि समझना? बिल्कुल है। छात्रों को सख्ती से अनुशासन में रखना? बिल्कुल। हर समय अगर विद्यार्थी को डांट फटकार लगाकर अगर टीचर नीचे बिठा देता है, तो उसको बातचीत करने का मौका नहीं मिलेगा, तो ना तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वो अपने आप को जो थोड़ा अलग फील महसूस करेगा। अगला है केवल किताबों पर निर्भर रहना? नहीं। हर समय अगर टीचर विद्यार्थी को किताबी ज्ञान देता रहेगा, तो उसका बाहरी विकास नहीं हो पाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा छात्रों की रुचि को समझना। बिल्कुल। अगर विद्यार्थी की अपन को रुचि पता लग गई कि इसकी रुचि किस क्षेत्र में है, तो फिर छात्रों को उसी के लिए आगे प्रोत्साहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिक्षण विधि का उदाहरण है? शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। दोस्तों यहाँ से मैं अभी जो विषय पढ़ा रहा हूँ वही उसी का नाम ही शिक्षण विधियाँ हैं दोस्तों। ये हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ हैं दोस्तों, शिक्षण विधियाँ आपके प्रत्येक विषय की अलग अलग शिक्षण विधियाँ होती हैं। लगभग 15 क्वेश्चन हर विषय की शिक्षण विधियों से वहाँ पर एग्जाम में पूछे जाएंगे। माना कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश को पढ़ाने की शिक्षण विधियाँ अलग हैं,
हिंदी को पढ़ाने की शिक्षण विधियाँ अलग हैं, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने की शिक्षण विधियाँ अलग हैं दोस्तों। व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन विधि है दोस्तों। जबकि मैं आपके सामने बात करूं तो व्याख्यान विधि खेल आधारित विधि शिक्षण और संवाद और चर्चा। व्याख्यान विधि का मतलब है लेक्चर मेथड। दोस्तों उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है ये लेक्चर मेथड। अगर टीचर आएगा लेक्चर देकर, माना कि अपना आज का टॉपिक है राज्यपाल, तो राज्यपाल के ऊपर लेक्चर के माध्यम से भी पढ़ा सकता है। लेकिन कोचिंग संस्थानों में या उच्च कक्षाओं में ये विधि कारगर साबित होगी। जबकि अगर आप छोटे बच्चों टाबरों के सामने व्याख्यान अर्थात भाषण देने लग गए तो वहाँ पर यह सक्सेस नहीं होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है जो नेताजी आते हैं वो वैसे उठकर आके चले जाते हैं और उसे भाषण दे जाते हैं? नहीं दोस्तों, उनको भी मान लो अभी जो बीजेपी की सरकार है तो उनको भी पिछली जो कांग्रेस सरकार के नेताओं के द्वारा किए गए काम की जो लिस्ट हैं वो पढ़कर आनी होती है कि उन्होंने कौन से कार्यकाल में क्या क्या काम करवाए। तो वो अपने भाषण को एक बार पहले खुद भी पढ़कर आते हैं दोस्तों, उसके बाद ही प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। भाषण देना भी कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। तो व्याख्यान विधि बहुत कठिन है दोस्तों। व्याख्यान देना हर किसी की बात नहीं है, लंबे समय तक बोलना। कभी एक बात बताऊं, जो कक्षा में टीचर होता है और जो विषय वस्तु तो होती है कब, मान लो आज लास्ट टॉपिक का लास्ट पार्ट है और आपकी क्लास है 2 घंटे की, जबकि जो आज का पार्ट है वो है 1 घंटे और 20 मिनट का ही है। तो 1 घंटे और 20 मिनट की जगह 2 घंटे टीचर को पूरे करने हैं, तो उसके बारे में लेक्चर देने लग जाएगा दोस्तों। तो लेक्चर देना हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों, उसके लिए भी एक लेक्चर देने का भी एक स्किल होता है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी ये शिक्षण विधियाँ दोस्तों, खेल आधारित शिक्षण विधियाँ, खेल में शिक्षण विधियाँ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बच्चों के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण वातावरण कैसा होना चाहिए? तो बच्चों के लिए कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो बच्चे पढ़ने में रुचि दिखाइए तथा टीचर से पूछने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और बालकों का पढ़ने में मन लगना चाहिए। तो प्रभावी शिक्षण वातावरण कैसा होना चाहिए? डराने वाला बिल्कुल नहीं। अगर टीचर विद्यार्थी को डराकर धमकाकर बिठा देगा तो कभी भी स्टूडेंट टीचर से कोई विषय सामग्री के बारे में नहीं पूछेंगे, चाहे उसको कुछ विषय वस्तु समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो। तो बच्चों को डराना नहीं चाहिए, उनसे प्यार से मित्रवत व्यवहार रूप से बात करनी चाहिए। सहयोगी और प्रेरणादायक, बिल्कुल सही बात है। केवल प्रतिस्पर्धात्मक, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है दोस्तों होड़ा होड़, किसी दूसरे बच्चे से होड़ करना। अगर कक्षा में हमेशा प्रतिस्पर्धात्मक होगी तो विद्यार्थी एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाएगी दोस्तों। तो प्रतिस्पर्धा भी प्रतिस्पर्धा की जगह होनी चाहिए, हर जगह नहीं होनी चाहिए। अनुशासनहीन बिल्कुल नहीं, अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है। जबकि बच्चों के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण वातावरण कैसा होना चाहिए? प्रभावी होगा दोस्तों बच्चों के लिए, वो होगा आपके सामने सहयोगी और प्रेरणादायक। एक तो एक दूसरों की हेल्प करना, सहायता करना, हर समय टीचर द्वारा स्टूडेंट की सहायता करना और अपने साथियों के साथ किसी विषय वस्तु पर चर्चा की जाएगी तो एक दूसरे से उसके बारे में पूछकर सलाह करना तथा एक दूसरे को प्रेरणा देना, ये सब जाकर प्रभावी शिक्षण साकार होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? एक शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से क्या होनी चाहिए? ज्ञान का संचार करना, प्रेरित करना और मार्गदर्शन करना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, अनुशासन लागू करना। दोस्तों ज्ञान का संचार करना या प्रेरित करना, मार्गदर्शन करना, पाठ्यक्रम का पूरा कराना शिक्षण की भूमिका होती है। सख्त अनुशासन लागू करता है, ज्ञान का संचार करता है। लेकिन मुख्य रूप से जो शिक्षक की भूमिका होती है, बालकों को प्रेरित करना और मार्गदर्शन करना।
बिल्कुल गाइडेंस करना, समय समय पर उनको मार्गदर्शन करना, यह एक शिक्षक की भूमिका होती है दोस्तों। क्योंकि पढ़ तो हर कोई लेता है, टीचर भी, स्टूडेंट घर पर रहकर भी पढ़ सकता है, लेकिन उसको एक सफल अध्यापक की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि उस अध्यापक को विषय वस्तु का ज्ञान बालक की अपेक्षा ज़्यादा होता है। उसको उस विषय वस्तु के बारे में अनुभव होता है, क्योंकि उसको उस विषय क्षेत्र में काम करते हुए या अनुभव प्राप्त करते हुए उससे ज़्यादा, एक विद्यार्थी से ज़्यादा टाइम एक टीचर को हो जाता है। तो टीचर को उस क्षेत्र में अनुभव होता है, इसीलिए एक टीचर मार्गदर्शन दे पाता है और बच्चा सफलता प्राप्त करने में, इसलिए एक टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। छात्र शिक्षक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए क्या सबसे ज़रूरी है? तो एक टीचर और स्टूडेंट, छात्र शिक्षक के संबंध मजबूत कैसे बनेंगे? अनुशासन बनाए रखना, आपसी विश्वास और संवाद, परीक्षा परिणामों पर ध्यान देना, कक्षाओं की नियमितता। तो दोस्तों, अगर छात्र और शिक्षक के बीच में संबंध मजबूत बनाने हैं तो क्या करना चाहिए? उसके लिए करना चाहिए दोस्तों, एक तो आपसी विश्वास, एक दूसरे में विश्वास होना चाहिए, और संवाद, बातचीत के माध्यम से अगर विद्यार्थी, बालक जो टीचर से बात करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, किसी विषय वस्तु को लेकर बार बार पूछेगा तथा टीचर से डरेगा नहीं, तो तब जाके दोनों के बीच में आपसी विश्वास और संवाद के द्वारा मजबूत संबंध बन पाएंगे दोस्तों। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक शिक्षक का व्यवहार कक्षा कक्ष में कैसा होना चाहिए? तो मित्रवत होना चाहिए। मित्रवत व्यवहार अगर टीचर अपने स्टूडेंट के साथ करेगा तो स्टूडेंट बेझिझक उसको विषय वस्तु में समस्या आने पर पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है? परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, नैतिक और मानसिक विकास, नौकरी प्राप्त करना, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना। दोस्तों, समाज में तो एक सरपंच भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। नौकरी प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता। परीक्षा में अच्छे प्राप्त करना नहीं। नैतिक और मानसिक विकास, बिल्कुल, मोरल एंड मेंटल डेवलपमेंट, ये एक शिक्षा का उद्देश्य होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कुशल शिक्षक की पहचान क्या है? कुशल शिक्षक की क्या पहचान होती है दोस्तों? विषय पर गहरी पकड़, बिल्कुल, सब्जेक्ट का ज्ञान बहुत डीपली होता है इसको। छात्रों के साथ अच्छा संवाद, एक कुशल शिक्षक अपने स्टूडेंट के साथ अच्छी कम्युनिकेशन रखता है। प्रेरित करने की क्षमता, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो उपरोक्त तीनों पहचानें एक कुशल शिक्षक की होती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने। क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? रचनात्मकता का मतलब है जो सृजनात्मक बालक आपने पढ़े होंगे उनमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। तो बालकों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, एक प्रकार से सृजनात्मकता समझो तो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें नए विचारों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके विचारों को अनदेखा करना नहीं, उनके विचारों को अनदेखा करने से रचनात्मकता नहीं बढ़ेगी। केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देना, अगर टीचर का उद्देश्य है कि अपन को तो आया और सिलेबस पूरा कराने हैं, समय पर अपनी तनख्वाह मिल रही है अपन को, उनके गलत उत्तरों की आलोचना करना नहीं। इसका आंसर है उन्हें नए विचारों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नए विचारों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि आज की शिक्षा बहुत प्रभावशाली है दोस्तों। आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा प्रभावशाली होगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो जाएगी। फिर शिक्षा का स्तर और बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो नए नए विचारों पर काम करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर
रचनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, पढ़ाई के प्रति छात्रों की रुचि कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो पढ़ाई में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए क्या करोगे? नियमित कक्षा कार्य देकर, सीखने की प्रक्रिया को मनोरंजक बनाकर, उन्हें अधिक होमवर्क देकर, सख्त अनुशासन लागू करना। दोस्तों, अगर नियमित कक्षा लगाने से तो उनमें रुचि बढ़ने की है नहीं। नियमित कक्षा से मेरा तात्पर्य है कि आप डेली क्लास लोगे, डेली लोगे, फिर भी ज़रूरी नहीं है कि छात्रों की रुचि बढ़े उसमें, क्योंकि जिनकी छात्रों की रुचि नहीं है तो उनकी नहीं है, चाहे आप दिन में 2 बार क्लास लो या 1 बार लो। और ये अगला जो एक ऑप्शन है, उन्हें अधिक होमवर्क देने से, होमवर्क देने से भी कोई उनमें रुचि नहीं बढ़ेगी, उनको एक परेशानी लगेगी कि ये तो अपनी मजबूरी है, इसको होमवर्क को करना ही पड़ेगा, जबकि रुचि नहीं बढ़ेगी। सख्त अनुशासन लागू करने के, क्योंकि अनुशासन की जगह होता है दोस्तों, मौज मस्ती भी मौज मस्ती की जगह होती है, बच्चों का मनोरंजन बहुत ज़रूरी होता है। तो उससे विद्यार्थी की रुचि बढ़ाने का एक ही तरीका है दोस्तों, तो विद्यार्थियों की रुचि बढ़ेगी सीखने की प्रक्रिया को मनोरंजक बनाकर। अगर आप मनोरंजनपूर्ण तरीके से विषय वस्तु को प्रस्तुत करोगे तो विद्यार्थी उसमें रुचि दिखाएंगे तथा रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे, तो मनोरंजक बनाकर ही छात्रों की रुचि बढ़ाई जा सकती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? शिक्षक को छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सख्त और अनुशासित, मित्रवत और सहायक। इस क्वेश्चन का आंसर अब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दो, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब मैं अब तक क्लास में कम से कम 10 बार बता चुका हूँ। इसका आंसर मैं 10 बार बता चुका हूँ। जो ऊपर क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे उनमें लगभग हर क्वेश्चन की एक्सप्लेन में इसका आंसर बताया है मैंने कि एक टीचर का, एक शिक्षक का छात्रों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, उदासीन और कठोर, केवल पेशेवर। दोस्तों, एक शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए मित्रवत और सहायक। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए ताकि विद्यार्थी बेझिझक अपने विषय संबंधी टीचर से विषय वस्तु को पूछ सके तथा अपनी समस्या को दूर कर सके दोस्तों। इसलिए एक शिक्षक को मित्र की भांति व्यवहार करना चाहिए कक्ष में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, शिक्षा में समग्र विकास का क्या अर्थ है? शिक्षा में समग्र विकास से क्या तात्पर्य है दोस्तों? क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, ऑल ओवर डेवलपमेंट। उससे तात्पर्य क्या हुआ है? केवल शारीरिक विकास नहीं, केवल शारीरिक विकास थोड़ी होगा समग्र विकास का मतलब। मानसिक और शारीरिक विकास, बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक विकास, केवल बौद्धिक विकास। दोस्तों, समग्र विकास से तात्पर्य है बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास, सभी प्रकार का विकास। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका, क्योंकि बौद्धिक विकास होना भी जरूरी है, शारीरिक विकास और नैतिक विकास होना भी जरूरी है। यही समग्र शिक्षा का तात्पर्य है, समग्र विकास। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक के लिए सबसे जरूरी कौशल क्या है? प्रभावी शिक्षक के लिए सबसे जरूरी कौशल, कठोर अनुशासन। अनुशासन तो रहेगा लेकिन कठोर अनुशासन हमेशा नहीं चलेगा। अगला ऑप्शन है छात्रों को समझने की क्षमता। अगला है केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना, पाठ्यक्रम जल्दी समाप्त करना। दोस्तों, अनुशासन रहेगा लेकिन अनुशासन भी लिमिट से ही रहेगा। ऐसे नहीं है कि बच्चा अगर विषय वस्तु के बारे में कुछ प्रश्न का उत्तर पूछ रहा है जबकि विद्यार्थी उसको डांट कर नीचे बिठा रहा है कि बैठ जा, मैं कल बताऊंगा। अगर हाँ ये बोल दे कि मैं कल बताऊंगा या कल इसके बारे में बात करेंगे, प्यार से विद्यार्थी को कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डांट फटकार करके बिठा देता है, ये गलत बात है दोस्तों। इस प्रकार का अनुशासन कतई नहीं चलेगा। छात्रों को समझने की क्षमता बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई टीचर है उसको केवल परीक्षा के रिजल्ट से मतलब है तो तब जाकर भी शिक्षण प्रभावी नहीं होगा।
पाठ्यक्रम जल्दी से पूरा करा देगा। उससे क्या, बच्चों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनके सब कुछ ऊपर से ही निकल रहा है। तो छात्रों को समझने की क्षमता हर किसी की नहीं होती दोस्तों। छात्रों की मेंटल एबिलिटी को समझना एक प्रभावी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है दोस्तों, क्योंकि छात्रों की अगर मेंटलिटी टीचर समझ जाता है तो उसको विषय वस्तु को उनके सामने प्रस्तुत करने में कोई समस्या नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। छात्रों में आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भरता, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इस ज़माने में अपन सभी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस दुनिया में अपने लिए अपने माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। अगर उन्होंने पाल पोस कर 18-20 वर्ष का कर दिया है, उसके बाद अपन को उनके सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए दोस्तों, और अपनी दैनिक जीवन की पूर्ति के लिए उनसे पैसे नहीं मांगना चाहिए। अब अपन को खुद के पैरों पर खड़े होने चाहिए, क्योंकि अपन 18-20 वर्ष के हो चुके हैं। तो सेल्फ डिपेंड होना सीखना चाहिए इस ज़माने में। तो आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? हर समय निर्देश देना नहीं। अगर टीचर आया कक्षा में हर समय निर्देश देता चला गया, तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसे पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो, दुनिया में वो आदमी वहाँ चला गया, तुम कहाँ पर जाओगे, कैसे जाओगे, तुम्हारा क्या होगा, तो उसको विद्यार्थियों के माइंड में धारणा बन जाएगी कि ये सर तो केवल लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो उनसे विद्यार्थियों की मेंटेलिटी पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं दोस्तों। अगला है निर्णय लेने की अवसर देना, बिल्कुल डिसीजन मेकिंग, डिसीजन पावर। अगला ऑप्शन है उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करना। अगर टीचर गलतियां कर रहे हैं स्टूडेंट और उनको नज़रअंदाज करता है, तो उनसे आत्मनिर्भरता अर्थात सेल्फ डिपेंडेंट पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। उन्हें अधिक अनुशासन में रखना। भाई अधिक अनुशासन से तो आत्मनिर्भरता नहीं बढ़ेगी, गलतियां नज़रअंदाज करने से बढ़ेगी नहीं, हर समय निर्देश देने से नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर टीचर को बच्चों के लिए निर्णय लेने के अवसर देगा कि इस चीज़ का निर्णय आप स्वयं लो। जैसे माना कि बच्चा 10th पास होता है, उसके सामने सबसे बड़ी, बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि मैं सब्जेक्ट क्या चूज करूं, साइंस लूं, मैथ लूं, इंग्लिश लूं, क्या लूं। बहुत बड़ी दुविधा में होता है दोस्तों। जब बालक 10th पास होता है, अपने भाई से पूछता है तो भाई कहता है मैथ ले ले, मम्मी कहती है साइंस ले ले, बुआ जी कहती है इंग्लिश ले ले, रिश्तेदार कहते हैं गणित ले ले, लेकिन वो समझ में नहीं आता उसको मैं लूँ तो क्या लूँ। तो इस विषय का या ऐसी जो निर्णय है वो बालक को स्वयं लेने चाहिए दोस्तों, क्योंकि पढ़ना विषय उसी को है और आगे उसी को पढ़ना है उस विषय वस्तु को। तो ऐसे डिसीजन स्वयं लेने चाहिए ताकि बाद में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, और स्वयं डिसीजन लेगा तो आत्मनिर्भर होने में आत्मनिर्भरता विकसित होगी दोस्तों। तो बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है? आर्थिक प्रगति, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास, प्रतिस्पर्धा में सफलता, उच्च पद प्राप्त करना। दोस्तों शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है दोस्तों आपके सामने उच्च पद प्राप्त करना। शिक्षा के द्वारा आप बहुत बड़े उच्च पद प्राप्त कर सकते हो। शिक्षा एक ऐसा साधन है, इसके द्वारा आप लोग बहुत बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर सकते हो, बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हो। तो उच्च पद प्राप्त करने में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? छात्रों को सजा देना? बिल्कुल नहीं। अगर आप छात्रों को सजा दोगे, दंड दोगे, मारो पीटोगे, उससे थोड़ी अनुशासन बना रहेगा। संवाद और प्रेरणा का उपयोग, कड़ी निगरानी, और अगला जो ऑप्शन है आपके सामने पढ़ाई का दबाव बढ़ाना।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संवाद और प्रेरणा का उपयोग करना। बी ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। इससे कक्षा में अनुशासन रहेगा दोस्तों, क्योंकि अगर कक्षा में प्रेरणा या संवाद हो रहा है, पढ़ाई अच्छे तरीके से हो रही है, टीचर को उस विषय में पारंगत है या विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान है, पढ़ाने की शिक्षण विधियाँ अच्छी हैं, टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो विद्यार्थी या कक्षा में अपने आप अनुशासन बना रहेगा दोस्तों। कक्षा का अनुशासन भंग होने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो जो विद्यार्थी अनुशासन भंग कर रहा है उसका पढ़ने में ध्यान नहीं है। अगर पूरी कक्षा का अनुशासन भंग हो रहा है तो उसका मतलब है कि टीचर का पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, उसकी शिक्षण विधियाँ सही नहीं है, उसको अपनी शिक्षण विधियों में बदलाव करना चाहिए। ये दो ही मुख्य कारण हो सकते हैं कक्षा में अनुशासन भंग होने के। तो अनुशासन बनाए रखने के लिए विषय वस्तु के बारे में बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए, ताकि विद्यार्थी भी सक्रिय रहे और टीचर भी सक्रिय रहे। और बालक से बार बार विषय वस्तु के मीनिंग अर्थ के बारे में पूछना चाहिए। दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।